बच्चों आज हम हमको सबसे पहले चैप्टर करवाएंगे एक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो प्लांट में भी आता है, एनिमल में भी। और जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा हुआ, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। जैसे फोटोसिंथेसिस में बार बार हम यूज करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, उसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में टर्म यूज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। ये कोलिकर ने 1880 में ढूंढा था भाई। बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया 1897 में। और इट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। मैंने बताया था प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का तो डीएनए होता है और खुद के 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसलिए अपना प्रोटीन सिंथेसिस ये खुद कर लेता है कुछ हद तक, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम बात करें, प्रोटीन 60 टू 70%, लिपिड्स 30%, आरएनए 5%, मिनरल्स होते हैं और इसका साइज 60 से 75 एंगस्ट्रोम थिकनेस होती है इसकी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका ओरिजिन भी हम बैक्टीरिया से ही मानते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड होती थी डीएनए के अलग रिंग, 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर साइड में फोल्ड होती है, जिसको मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम यदि फंजाई के अंदर हो तो लोमासोम कहते हैं इसको। और यही जो मीजोजोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी की वजह से लेमिला बने थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो के ये क्या बन गए थे, ये लेमिला। और लेमिला के ग्रुप को क्या बोल दिया था हमने, ग्रेनम बोल दिया था। सेम यहां पे भी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे अंदर साइड में फोल्ड होती है। इसकी वजह से पूरे के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। जिस तरह बैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी इंजाइम थी ना, रेस्पिरेटरी इंजाइम, सेम उसी प्रकार इसकी इनर मेम्ब्रेन के साइड में भी रेस्पिरेटरी इंजाइम के जैसे ही ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम। जब हम एक ऑक्सीसोम का डायग्राम देखते हैं, ये रहा, ऊपर हेड होता है, बीच में स्टोक होता है, नीचे बेस होता है। जो ये बेस का दूसरा नाम होता है F0, हेड का दूसरा नाम होता है F1। इसलिए इस पार्टिकल का नाम ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहलाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में रीडिगेड है ये, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस इसलिए है क्योंकि इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड में 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेड रीजन में एटीपी सिंथेसेज या एटीपीज एंजाइम बोलते हैं इसको, प्रेजेंट होता है। और ये एडीपी और पायरोफॉस्फेट से मिला के एटीपी बनाता है। और एटीपी को बनना बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दिखा रखा है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, इसमें ग्लूकोज जो भी हम खाना खाते हैं, किसमें टूटता कार्बोहाइड्रेट, लगभग ग्लूकोज में। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इससे पायरुविक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूटना ग्लाइकोलाइसिस, इसी का नाम एमडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे होता है। और इस पूरे प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बनते हैं। और ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में होता है। ये कॉमन पाथवे है एरोबिक के लिए भी और एनएरोबिक के लिए भी। यहां तक तो बनना ही बनना है सब कुछ। अब पायरुविक एसिड है, मान लीजिए मेरी बॉडी में, अब मैंने एक्सरसाइज कर ली तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बनना मसल फटीग कहलाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पायरुविक एसिड तो बनाना। तो यदि एनिमल में है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। मसल्स फटीग हो जाएंगे, मसल थक जाएंगे हमारे। प्लांट में पायरुविक एसिड से अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड बनेगा, एस्टल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। पर फिलहाल हम एनारोबिक ना करवा के एरोबिक के ऊपर ध्यान दें। तो जो ये पायरुविक एसिड बनाना,
ये आ जाता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुविक एसिड के लिए परमिएबल होती है दोनों मेम्ब्रेन। और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें 3 कार्बन थे पायरुविक एसिड में, इसमें 2 कार्बन होते हैं, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना बाहर, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ग्लाइकोलाइसिस। एमडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। कॉमन होती है एरोबिक और एनोरोबिक दोनों के लिए। 8 एटीपी बनती है। डिटेल में हम चैप्टर में बताएंगे। फिर ये पायरुविक एसिड चला गया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 बार रोटेट कर गया भाई। एक बार रोटेट करता है तो 12 एटीपी मिलते हैं, 2 बार रोटेट करेगा तो, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने। एक एसिटाइल कोएंजाइम जब एक बार रोटेट करेगा तो 12 बनते हैं, 2 चक्कर में 24, तो 24 यहां बन गए, 6 यहां बन गए, 24 और 6 कितने हो गए? 30, और 8 यहां बन गए, कितने हो गए? 38। कई बुक में 36 लिखा होता, कई में 38, वो बताऊंगा मैं क्यों, ठीक है, वो आगे बता देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जब करवाएंगे। तो यहां पे ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बार बार हम करेंगे। ये है आउटर मेम्ब्रेन, फुली परमिएबल होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इसको साइटोसोल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? साइटोसोल। और ये ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। फिर दूसरा स्टेप होता है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तीसरा स्टेप होता है क्रेब साइकिल, ठीक है। और चौथा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर एटीपी बनती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये आउटर मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर साइड में फोल्ड होती है, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। इसमें ये ऑक्सीसोम बता रखा है, ठीक है। ये फुली परमेबल होती है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर एटीपीएच एंजाइम होता है, जो एडीपी और पायरोफॉस्फेट से एटीपी बनाता है, इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस जो चैप्टर है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें धीरे धीरे एनर्जी बनती है। बर्निंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है? बर्निंग में तो एकदम से ज्यादा टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का, जिसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे? और ये विद दी हेल्प ऑफ क्या होता है? एंजाइम की सहायता से होता है ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो ग्लूकोज बना था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन हो गया, CO2 बन गया, H2 बन गया, और 36 या 38 एटीपी बन गए। इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे हम पूरा डिटेल में आज। सबसे पहले हमारी बॉडी में जब भी हम खाना नहीं खाते तो कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, दूसरे नंबर पे फैट खत्म होती है, तीसरे नंबर पे प्रोटीन। जब बॉडी का प्रोटीन खत्म होने लग जाए ना, तो टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं, यानी हम डेथ के करीब होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी किस एनर्जी लेगी? कार्बोहाइड्रेट से। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं खाने में, तो डेली का हमारे को 500 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, 80 ग्राम के करीब फैट, और 80-90 ग्राम के करीब हमारे को 70 से 80 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है ना। यदि ये चीज बैलेंस नहीं है तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट ना कहके नॉन बैलेंस या इम्बैलेंस डाइट बोल देंगे, क्योंकि ये अमाउंट है, इतनी तो हमारे को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या डिफरेंस है? ये सेल में होता है, ये नॉन सेलुलर प्रोसेस होता है, इसमें टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। यदि एनर्जी मिले हमारे को कार्बोहाइड्रेट या फैट से, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? यदि एनर्जी मिलती है हमारे को प्रोटीन से, इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? और प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल,
इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। दोनों में डिफरेंस आता है। प्लांट सेल में से सेल वाल उतार दो एंजाइम के साथ ऐसे, उसको बोलते हैं प्लांट सेल विदाउट सेल वाल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली दोनों के मिला क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और टीएच हक्सली ने एक बात कही थी कि भाई प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर देखिए, एरोबिक हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। इसमें प्लांट के अंदर ग्लूकोज से अल्कोहल बनना और CO2 गैस बनना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एनिमल के अंदर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। जब भी हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो हमें फटीग, थकान महसूस होगी। तो आजकल ये ना कह के कि हम थक गए, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? कि लैक्टिक एसिड बन चुका है जी मसल्स में, अब रहने दो। ठीक है। अब आता अभी कंपनसेशन पॉइंट। मैंने अभी बताया था यदि प्लांट में, प्लांट की सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, प्लांट की सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए तो कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होती और प्लांट कुछ समय बाद डेड हो जाता है। ऐसे पॉइंट का नाम होता है कंपनसेशन पॉइंट। कितना होता है, क्या होता है वो? वैल्यू ऑफ लाइट कंपनसेशन पॉइंट इज 2.5 से 100 फीट कैंडल्स फॉर सेड प्लांट, 100 to 400 इन सन प्लांट्स। इनमें से दोनों याद कर लेना। और एक आता है RQ, CO2 अपॉन O2, यानी कितनी CO2 निकली है अपॉन कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है। दोनों के रेशियो का नाम क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। क्या बोलेंगे इसको? देखो एक बुक में आता है IQ, इंटेलिजेंट क्यूसेंट, मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ना वो टेस्ट करते हैं, आप IQ देखते हैं, वो छठी सातवीं क्लास में जाओ तो 1500 फीस लेंगे वो आपसे अलग अलग इमेजेस दिखाएंगे भी कंप्लीट करो इसको। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं होते, लाइनिंग लगाओ, ये गोल करो, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो मेंटल एज, उससे वो मेंटल एज निकालते हैं कि इतने साल के बच्चे को ये चीज तो आनी चाहिए। 8 साल के बच्चे के लिए अलग टेस्ट होता है, 6 के लिए अलग होता है, 4 के लिए अलग होता है, 5 के लिए अलग होता है। तो उस हिसाब से उसके बच्चे का IQ होता है ना जो, तो हम क्या कैसे निकालते हैं? मेंटल एज जो टेस्ट से रीडिंग आई है अपन रियल एज, क्रोनिकल एज जिसको बोलते हैं, 8 का है, 9 का है, 10 का है, इंटू 100 तो IQ निकलाएगा। मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। तो IQ जिसका कहते हैं ना ब्रिलियंट बच्चों का वो ज्यादा होता है, 150 से ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है ना। 125 है, ये है 80-90 आ जाए इम्बिसाइल होता है, मतलब समझ में नहीं आता उसको अच्छी तरह। CWSN कमेंट IQ और नीचे होता है। तो ये जो चीज होती है ना IQ चेक करते हैं ये। अब यहाँ पे RQ, CO2 कितनी वोल्ट हुई है, देखो यहाँ से कितनी CO2 वोल्ट हुई है, 6 अपॉन कितने ऑक्सीजन गई है, 6/6 इज इक्वल टू 1। यानी यदि हमने कार्बोहाइड्रेट से खाना खाया है तो RQ की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। RQ यदि 1 है तो सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। यदि RQ लेस देन 1 है, 0.7 है, तो सबस्ट्रेट क्या है? यानी 1 है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 1 से नीचे है तो फैट। 0.9 है तो प्रोटीन। यानी 1 से नीचे 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास, 0.7 है तो फैट और 0.9 है तो प्रोटीन। ये नीट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर की वैल्यू क्या होती है? CO2 अपॉन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। यदि वैल्यू 1 है तो सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। 0.7 है तो, 0.9 है तो, लेस देन 1 है तो फैट और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। यदि सैकुलेंट्स जो गुद्देदार होते हैं ना, जिसके अंदर पानी स्टोर होता है, पत्थर चट हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, तो सैकुलेंट्स होते हैं उनके अंदर RQ की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। RQ की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से CO2 आ ही नहीं रहा, ऑक्सीजन गया 3, तो क्या वैल्यू क्या आ गई इसकी? 0। अब यहां पे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड हो तो मोर देन 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी? दोबारा सुन लो, 1 है तो कार्बोहाइड्रेट, 0.7 है तो फैट, 0.9 है तो, 0 है तो सैकुलेंट्स, मोर देन 1 है तो ऑर्गेनिक एसिड। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन्फिनिटी होती है। क्या होता है? क्योंकि क्या हो गया, देखो CO2 तो निकल रही है, 2 ऑक्सीजन ली भी नहीं इसने, तो इसको क्या, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाती है वो? इन्फिनिटी। किसके केस में होती है भाई RQ की वैल्यू? एनाएरोबिक में।
सैकुलेंट के केस में कितनी होती है? ऑर्गेनिक एसिड के केस में मोर देन 1 किसके केस में होती है? और फैट किसके केस में होती है? और 0.9 है। तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, बाकी कल करवाएंगे। ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ये कॉमन है एरोबिक के लिए भी और एनएरोबिक के लिए भी। ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं आखिर में किसमें टूटता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता ना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है एक्सोकाइनेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में एक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी खर्च होती है यहाँ पे। और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो ग्लूकोज बोलो एक बार, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड सारे। देखो एक बार ध्यान से सुनो, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। एक एटीपी तो यहां खर्च होगी, एक एटीपी यहां खर्च होगी, यानी कुछ आमदनी तो हुई नहीं, 2 एटीपी और खर्च होगी पूरे प्रोसेस में। अब ये है 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड है ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये 2 भागों में टूट जाएगा। कितने बन गया मोलिक्यूल? 2। एक 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, अब 2 भागों में टूट गए। ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 कार्बन इसमें हो गए, 3 कार्बन इसमें हो गए। कितने कार्बन हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें। अब ये क्योंकि आपस में आइसोमर हैं, सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये भी यही कंपाउंड बनाएंगे, ये भी यही कंपाउंड बनाएंगे। तो 2 बार ना लिख के हर एक मोलिक्यूल के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक चल जाएगा ना काम हमारा। क्योंकि ये भी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी यही चीज बनाएगा और ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट भी यही बनाएगा। तो हम इसको 2 बार ना लिख के इंटू 2 कर देंगे तो बात बन जाएगी ना हमारी। तो ध्यान से देखो, 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट में एक एटीपी बनती है। तो ये 2 मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एटीपी बनेंगी हमारे पास है? तो इसमें भी एक एटीपी बन रही है, तो कितनी मोलिक्यूल बन रही है टोटल? तो बन कितने रहे हैं? खर्च कितने हो रहे हैं? यानी डायरेक्ट एटीपी कितनी बनती है भाई पूरे रिएक्ट इसमें? डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी बन रही है? 2। इस प्रोसेस में ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लाइसेट बनता है तो 2 NADH बनते हैं। NADPH नहीं है, NADH है यहाँ पे। पी वाला तो फोटोसिंथेसिस में था। एक चक्कर से एक मोलिक्यूल से एक बनता है, तो इंटू 2 कर दिया तो 2 NADH बन रहे ना। और एक NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 3 ATP देता है। कितने देता है? तो 2 कितने में देंगे? तो 2 ATP तो डायरेक्ट बन गए और प्लस में 6 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बन गए। तो 6 और 2 कितने बन गए टोटल? इसलिए ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी बनते हैं? 8 बनते हैं। आपने कुछ नहीं करना, ये 3-4 बार लिख के देखना है विद दी हेल्प ऑफ बुक्स, नोट्स। और तीसरी बात, एंजाइम और ये कौन कौन सी आयंस हैं ये ध्यान रखना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर 2 भागों में टूट गया। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। देखो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, और फिर बनाओगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल दो उसको। 2 एटीपी डायरेक्ट, 4 एटीपी बनती हैं, 2 खर्च हो जाती हैं, तो डायरेक्ट कितनी बनी? 2। और 2 NADH बनते हैं। एक NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 3 एटीपी देता है, तो 2 कितने देंगे? 6। तो नेट गेन कितना हो गया हमारा? 8 एटीपी हो गया। कितना हो गया? अब जो मैंने बताया था आपको, ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? और एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 कार्बन से कितने कार्बन बन गए? एक CO2 बाहर निकल गई। और ये इंटू 2 कर दो, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 बनते हैं ना, तो सही मायने में देखे जाए तो एक NADH बनता है, तो 2 से कितने बनेंगे? 2 NADH। 2 NADH का मतलब
6 एटीपी। बस इस प्रोसेस का नाम होता है पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में काम करता है। बाकी हम कल करवाएंगे, ठीक है। इसको याद करके आना है।